हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा केस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। बाबू केस स्टडी मैं ब्राउन कवर वाली बुक से करा रहा हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन कवर वाली बुक। तो बेटा अभी बात कर रहा हूँ केस स्टडी नंबर 1 की। बाबू मैंने ये बात पहले भी बोली है, ये चैप्टर ख़त्म होके ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो आज हमें बहुत सारी नई हेडिंग सीखनी है, हर केस स्टडी के साथ साथ कुछ नई हेडिंग सीखते चले जाएंगे। तो बेटा पहली केस स्टडी सबसे पहले रिक्वायरमेंट कहता है आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन बीइंग हाईलाइटेड इन अबव सिचुएशन। बेटा कौन सा फैक्टर है डिविडेंड डिसीजन का जो हाईलाइट किया गया है अबव सिचुएशन में। और आपको बता देता हूँ हमने कुल मिलाकर 6 फैक्टर पढ़े हैं डिविडेंड डिसीजन के, याद कराता हूँ बेटा एक बार। अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कैश फ्लो पोजीशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और बेटा बात करिए टैक्सेशन पॉलिसी की। ठीक है जी, चलो पढ़ना बेटा जरा। कोबी लिमिटेड इज एन 87-year-old reputed consumer goods company. It is known for offering good quality electronic product at reasonable prices. It has branches all over India. It has a large shareholder base. तो बेटा अभी तक तो कोई बात नहीं है, तो कंपनी का इंट्रो है बेटा बस। कहते थे शेयर होल्डर्स डिजायर्स दैट सम डिविडेंड इज पेड एवरी ईयर ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। बेटा कहता है शेयर होल्डर चाहते हैं हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलता रहे। कंपनीज मैनेजमेंट अंडरस्टैंड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द शेयर होल्डर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। और कंपनी चाहती है बेटा कि शेयर होल्डर को हर हाल में सेटिस्फाइड रखा जाए। एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी दे डिक्लेयर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट रादर देन री इन्वेस्टिंग द होल एज रिटेन्ड अर्निंग। कह रहा है क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट बेटा समझता है शेयर होल्डर की प्रेफरेंसेस को, तो वो क्या कर रहे हैं हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं रादर देन कुछ बेटा हर साल रिटेन ही करते रहें 100%। पहले बेटा फैक्टर का नाम, फिर फैक्टर की एक्सप्लेनेशन। बेटा ये फैक्टर मेरे नोट्स में कहीं पर भी नहीं है, ऑल दो मैं बताता हूँ। वैसे मैंने नोट्स में 7 हेडिंग लिखी थी, ये भी लिखी थी, मैंने इसी साल डिलीट करी। मैंने कहा चल छोड़, क्या करानी है करा के, फिर केस स्टडी में तो बेटा मैं समझा ही देता हूँ। बेटा हेडिंग का नाम है शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस। पहले तो बेटा जहाँ पेपर बना रहे हो, पेपर में डिविडेंड डिसीजन के आगे ऐड कर दो शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस। 7th हेडिंग जल्दी लिखना, फिर बताता हूँ भाई। बेटा इस हेडिंग को अब समझो बहुत आराम से। बाबू हेडिंग का नाम है शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस। बेटा अगर आपकी कंपनी में, मेरी तरफ देखना, अगर आपकी कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऐसे हैं जो कहते हैं कि चाहे थोड़ा डिविडेंड दो लेकिन दो डिविडेंड रेगुलरली। वैसे बता देता हूँ बेटा इस चीज़ में ना एज ग्रुप का बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपके मेजॉरिटी शेयर होल्डर बुढ़े हैं ना, तो उनको हर हाल में बेटा डिविडेंड चाहिए, चाहे आप 10 रुपये का दो, चाहे आप 15 रुपये का दो। उन्होंने चाहे शेयर 400 रुपये का खरीदा है, उन्हें बेटा लेकिन रेगुलर डिविडेंड चाहिए होता है, ठीक है ना। देखो आप हर एक की नीड सेटिस्फाई कभी नहीं कर सकते, लेकिन बेटा मेजॉरिटी शेयर होल्डर को सोच सकते हो। अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर रेगुलर डिविडेंड चाहते हैं तो बेटा कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है। और बेटा अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर कहते हैं डिविडेंड उस साल देना जिस साल तगड़ा हो जाए, हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना, हमें नहीं 10-15 चाहिए, जिस साल आपको लगे 100+ है बेटा उसी साल डिविडेंड देना। और ये यंग यूथ सोचता है, उसको नहीं चाहिए बेटा 10-15, उसको लगता है मैंने 400 का शेयर खरीदा है, 10-15 में भी क्या हो जाएगा, आप आराम से 100-200 इकट्ठे करके देना। तो ऐसे केसेस में बेटा अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर आपके पास यंग यूथ है, जिनकी सोच ये है बेटा कि हमारे को तो बेटा ह्यूज अमाउंट का डिविडेंड चाहिए, चाहे 5 साल में बांटो, हर साल 10-15 देने से बेटर है, तो बेटा ऐसे केसेस में ध्यान रखना कंपनी क्या करती है, अपना अमाउंट बेटा रिटेन करके चलती है। तो बेटा ये हैं शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस। इस केस को पढ़ने के बाद आपको समझ में आया मेजॉरिटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते थे कि हर साल डिविडेंड मिलता चला जाए, तो कंपनी के मैनेजमेंट ने भी उस बात को कंसीडर करा और हर साल बेटा उनको डिविडेंड दे रही है, चाहे स्मॉलर अमाउंट का दे रही है, लिखा हुआ है केस में।
तो हेडिंग का नाम है शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस। समझ आई बात? सिंपल है बात, कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी इसमें। तो बेटा अभी बता रहा हूँ, जो ब्राउन कवर वाली बुक से केस पढ़ रहे हैं, केस स्टडी नंबर 2 और 3 अभी थोड़ी देर के लिए क्विट। बेटा केस स्टडी नंबर 4 पर आ जाओ। बाबू मैं बता देता हूँ, मैंने अंदाज़ा लगाया, मेरा हिसाब कहता है कि 3 दिन से पहले केस स्टडी ख़त्म हो नहीं रही। ठीक है जी, मंडे तक जाएगी ये केस स्टडी, आज भी, कल भी और मंडे भी। ठीक है जी, चलो बेटा केस स्टडी नंबर 4, जिनके पास पिंक कवर वाली बुक है बेटा उनके लिए केस स्टडी नंबर 2, जिनके पास ग्रीन कवर वाली बुक है केस स्टडी नंबर 9। पढ़ते हैं बेटा आराम से। आपको कहता है बेटा रिक्वायरमेंट में विच सोर्स ऑफ डेट ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इज बेटर। बाबू कह रहा है ऑप्शन ए बेटर है या ऑप्शन बी बेटर है, अभी तो केस पढ़ के समझ में आएगा आपको। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ऑल्सो स्टेट द कंसेप्ट यूज इन टेकिंग द डिसीजन। ठीक है जी, कंसेप्ट का नाम भी बताना है बेटा। केस कहता है कंपनी का ROI 10 से 12% है पिछले 3 साल का, ROI is 10 to 12%. To finance the future capital needs, it has the following options for the borrowing debt. कहता है कंपनी को फ्यूचर में बेटा फिक्स कैपिटल के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है और कंपनी के पास बोरोइंग के 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ 9% हो और ऑप्शन बी जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% हो। समझदार को इशारा काफ़ी कर क्या रखा है बेटा। कंसेप्ट जिसका इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और बेटा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वही वर्क करता है वेयर ROI इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट। याद है ना मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ ROI इंटरेस्ट रेट से बड़ा होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वहीं तो काम करता है। कहता है कंपनी का ROI 10 से 12% है बेटा। बाबू देखो, आप 13% पे लोन नहीं ले सकते, ऑप्शन बी। अगर आपने 13% पे लिया, जितना भी पैसा डालोगे सारा लॉस में तब्दील होता चला जाएगा बेटा। यार 13% ब्याज पे पैसा उठाना और बिजनेस के 10-12% पे इन्वेस्ट कर देना, जितना मर्जी डाल लो बेटा पैसा, हर एक को लॉस में ख़त्म कर देगा ये। तो बेटा ऐसे केसेस में मेरे लिए ऑप्शन 1 इज़ बेटर, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट 9% है। ठीक है ना, कंसेप्ट का नाम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो इस्तेमाल हो रहा है बेटा। ठीक है ना, और इससे हमें क्या होगा बेटा, एडवांटेज मिलेगा बेटा कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर को, उनका EPS बढ़ेगा। याद है सारी बात? चलो जी, नेक्स्ट केस स्टडी बेटा आरोहन लिमिटेड, यही है बेटा सबकी बुक में। चलो जी बेटा अभी बता देता हूँ, यहाँ पर भी एक नई हेडिंग सीखने को मिलेगी और आराम से पढ़ते चलना। पहले मैं बाबू रिक्वायरमेंट पढ़ता हूँ। कहता है गिव एनी वन रीज़न डिस्कस्ड अबव विच हेल्प द फर्म इन मैनेजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली। बेटा कहता है एक रीज़न बताओ जिसकी वजह से कंपनी की वर्किंग कैपिटल इतने अच्छे से मैनेज हो पा रही है। ठीक है जी, अभी वर्किंग कैपिटल में हमने 6 फैक्टर पढ़े हुए हैं बेटा। नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस साइकिल, सीजनल फैक्टर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और बेटा प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है जी, चलो देखते हैं बेटा क्या हमारे 6 में से है क्या, वैसे है नहीं। आरोहन लिमिटेड एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर वर डाइवर्सिफाइंग इनटू 2 व्हीलर्स। They knew that India is on the growth path and a new breed of consumer is eager for a first vehicle. The market responded very well to the new product. The company did not have to allow credit as it had advance order from 4 to 6 months with deposits paid. Also due to the efficiency in managing their operation, as soon as a vehicle was off the assembly line, it was out to the dealer. Give any one reason discussed above which helped the firm in managing the working capital efficiently. पहले बेटा एक काम करो, पहले लिखो फिर समझाता हूँ। यहाँ आप हेडिंग लिख रहे हो सारी, उस पेपर में बेटा वर्किंग कैपिटल में ऐड करो हेडिंग क्रेडिट अलाउड। बेटा जहाँ पर आप वर्किंग कैपिटल के फैक्टर लिख रहे हो वहाँ पर ऐड कर दो हेडिंग क्रेडिट अलाउड। करेक्ट। अब समझते हैं बेटा, प्यारे बच्चों सामने देखना। देखो बेटा, जब इधर देखो शिवम भाई, इधर देखो, जब आप बेटा एक ऐसा कंपनी किसी को फ्री में लिबरल क्रेडिट अलाउ करते हो तो बेटा आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नेचुरली बड़ी बहुत हो जाती है। समझना जरा, मेरी तरफ देखना।
बेटा मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, वर्किंग कैपिटल समझते हो ना क्या चीज़ होती है, करंट एसेट्स और आपके डे टू डे खर्चे। मान लो मैंने बेटा 25 लाख रुपए लगाए शुरू में, जिसमें से मैंने 1 लाख रुपए का अपने पास कैश छोड़ा फॉर इमरजेंसी पर्पसेस, 24 लाख का मैंने क्या करा बेटा, गुड्स खरीदा, ठीक है, बिजनेस शुरू हो गया जी। बेटा उधार मांगने वाले ग्राहक बहुत आने लग गए और मैंने क्या करा बेटा, जो स्टॉक 24 लाख का मैंने खरीदा था उसमें से 15 लाख का उधार दे चुका हूँ। मेरे बिजनेस में स्टॉक कितना रह गया, सिर्फ 9 लाख, और बेटा 1 लाख मेरे पास इमरजेंसी के लिए कैश पड़ा हुआ। बेटा देखो, अगर आप लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हो, यानी कि बेटा कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं लगा रहे हो, उधार बांटे जा रहे हो, खुले में बोल रहे हो जब मर्जी दे देना, जब मर्जी दे देना, तो बेटा ऐसे तो दुनिया में ग्राहक बहुत है। और अगर बेटा आप उधारते बांटते चले जाओगे, होगा पता है क्या, आपकी नेचुरली बेटा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब मान लो कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी हर टाइम पर 20 लाख का स्टॉक रखती है, आपने 24 लाख का रखा, जिसमें से 15 लाख का आपने उधार बांट दिया, बचा ही कितना, 9 लाख। लाओ 11 लाख और घर से लाओ, लाने पड़ा कि नहीं लाना पड़ा। अगर आप उधार लगाते चले जाओगे तो बेटा आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नेचुरली बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है बेटा, इस पूरे केस में कंपनी को उधार नहीं लगाना पड़ रहा, कंपनी टू व्हीलर बेच रही है और बेटा सारे कंज्यूमर कंपनी का टू व्हीलर खरीदने में इंटरेस्टेड है, इतना इंटरेस्टेड है कि बेटा 4 से 6 महीने की बुकिंग चल रही है और बेटा सबकी एडवांस पेमेंट कंपनी के पास आई हुई है। एक बात बताओ, कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितने अच्छे से मैनेज हो रही है पता है ना। अभी मैंने टू व्हीलर का प्रोडक्शन करना है, मेरे पास सारे पैसे आए हुए हैं, 4 से 6 महीने की बुकिंग, जो हाल फिलहाल क्रेटा का है बेटा, वो ये एग्जाम्पल है ना, यही हाल है ना क्रेटा का, 4 से 6 महीने की बुकिंग है, ठीक है ना, और एडवांस पेमेंट देकर, तो एडवांस पैसे गए हुए हैं कंपनी के पास। क्या कंपनी को बेटा वर्किंग कैपिटल में जेब से कुछ लगाने की जरूरत है? कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम है भाई, क्यों लगाना, लोगों का पैसा आ तो रखा है एडवांस। हेडिंग समझ आ गई होगी सर, ठीक है जी, एक ही आई होगी तुझे तो 100 में से, चलो 100 हेडिंग है चैप्टर में, पहली आ गई तुझे, बाकी 99 बची। चलो जी प्यारे बच्चों, बात ओके। चलो जी बेटा, केस स्टडी नंबर नेक्स्ट, श्याम वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, यही है। अगेन मुझे इस हेडिंग में कम से कम 15 मिनट लगेंगे, पढ़ते चलो जी। कहता है बाबू क्योंकि केस छोटा ही है बेटा, मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ, रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ रहा पहले। Shyam wanted to start a business of selling handicraft by getting in touch with the craftsmen in a rural area of Bengal. He wants to make a low investment in fixed capital. बेटा कहता है वो fixed capital में कम invest करना चाहता है। Advise him taking suitable decision regarding the nature, scale of operation, financing alternative that he needs to take for the purpose. बेटा आपको बता देता हूँ, हमने नेचर ऑफ बिजनेस भी पढ़ा है, हमने स्केल ऑफ ऑपरेशन भी पढ़ा है, लेकिन हमने कभी फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स नहीं पढ़ा। आज पढ़ेंगे बेटा, नहीं पढ़ा तो, ठीक है ना। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से पहले बात को समझ लो, मेरी तरफ देखना। केस स्टडी ढंग से पढ़ी, 4 लाइन की। उसने बोला जो भी पसंद है शाम, वो फिक्स्ड कैपिटल में कम इन्वेस्ट करना चाहता है, कम, और कहता है 3 फैक्टर के बेसिस पे बताओ कैसे कम इन्वेस्ट कर सकता है। नेचर ऑफ बिजनेस, बेटा मैन्युफैक्चरिंग मत खोलियो तू, शाम मैन्युफैक्चरिंग मत करियो, चाहे कर ले ट्रेडिंग, चाहे चला जा सर्विस सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग बेटा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की डिमांड ज़्यादा रखती है हमेशा, याद है ना बेटा, बात आपको क्लियर हुई होगी, बात याद आया होगा कुछ ना कुछ। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बेटा कभी लार्ज स्केल पे बिजनेस मत लेकर रहियो, क्योंकि अगर तो ले गया लार्ज स्केल पर क्या होगा बेटा, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो चाहे तो बिजनेस चला लो स्मॉल स्केल पर, चाहे चला लो मीडियम स्केल पर, लार्ज स्केल पे नहीं चलाना। और बेटा फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, बेटा ये पर्टिकुलरली हेडिंग समझाता हूँ, 10 से 12 मिनट मुझे दो, समझना बेटा, मेरी तरफ देखना। बाबू देखो, हेडिंग का नाम है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, और बता देता हूं बेटा ये ऑल्टरनेटिव किस चीज के, किस ऑल्टरनेटिव की बात कर रहा है। बेटा देखो, जब आप फिक्स एसेट्स को परचेज करते हो ना, परचेज ना करने की बजाय इसके कुछ और ऑल्टरनेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जिनने पहले पढ़ा हुआ है उनको क्लैरिटी होगी, 11th में पढ़ा है। एक होता है लीज, दूसरा होता है रेंटिंग, ये वर्ड सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
बेटा समझने के लिए एक बात बताता हूँ आपको, मेरी तरफ देखना। आप बेटा लेट सपोज कि एक फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हो इन अ सहारनपुर सिटी, और फैक्ट्री है बेटा किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, कामधेनु कॉम्प्लेक्स, जनता रोड, ठीक है। बाबू आप फैक्ट्री खरीदने जा रहे थे, आपने बेटा फैक्ट्री की वर्थ पूछी, फैक्ट्री की वर्थ है बेटा 1 CR, 1 करोड़। अगर बेटा मैं 1 करोड़ की फैक्ट्री खरीदता हूं तो पता है आपको मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पहले दिन ही 1 करोड़ है। मशीनरी तो अभी आई नहीं, अभी तो फैक्ट्री की बात ही चल रही है। मेरी पहले दिन ही फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट 1 करोड़ है बेटा। बाबू अगर मैं चाहता हूं कि मैं लो इन्वेस्टमेंट करूं फिक्स कैपिटल में, तो बेटा मत करो परचेज, आपके पास कुछ और भी ऑल्टरनेटिव होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज रेंटिंग। बेटा देखो अगर मैं ये फैक्ट्री रेंट पर लेने की सोचूं तो 25 से 30 हज़ार रुपये महीना रेंट पर मिल रही है। अगर मैं रेंट पर ले लूं तो बेटा ऑटोमेटिकली मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी बेटा, लेकिन बेटा मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल का इसमें कोई किस्सा है नहीं बेटा, ठीक है ना। मुझे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम करनी है तो फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव मेरे पास एक चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से बेटा मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो सकती है। समझ आया। रेंटिंग सबको पता है बेटा। लीज, जिन्होंने बेटा 11th क्लास में कभी नहीं समझा, मैं 10 मिनट खर्च कर रहा हूँ बेटा, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। PhD तो मैं भी नहीं करा सकता, हमें PhD इस पे कराने बैठो या अपने केस देखो, ऑल्दो कहीं आपको बेटा ये वर्ड दोबारा नहीं आ रहा, ठीक है जी। एक बार आएगा बस, इस चैप्टर में दोबारा कहीं नहीं आ रहा, ना आपको कहीं लिखना है इसके बारे में। बेटा देखो हिंदी में बोलते हैं बेटा लीज को पगड़ी, या कुछ लोग पट्टा भी बोलते हैं, ठीक है ना। शायद आपने सुना हो बेटा 99 साल की पगड़ी होती है, लीज 99 ईयर्स की होती है जनरली। बेटा देखो बता देता हूँ, लीज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परचेज प्लस रेंटिंग। लीज कॉम्बिनेशन होता है बेटा परचेज और रेंटिंग का। परचेज में क्या होता है बेटा, आपने अमाउंट पे करी, उस जगह की कीमत आपके नाम रजिस्ट्री होगी। लीज में रजिस्ट्री नहीं होती। समझाने के लिए बेटा फैक्ट्री 1 करोड़ थी, अगर खरीदो तो, नहीं खरीदो रेंट पर लो तो 25 से 30 हज़ार रेंट। बेटा आपसे मांगा फैक्ट्री के मालिक ने, कहता है लीज कर दूंगा आपके लिए 99 साल की, आप एक काम करो मुझे 60 लाख अभी दे दो, और आपका रेंट है, नॉमिनल सा रेंट होता है बेटा जिसको लीज रेंट बोलते हैं, 1000 रुपये महीना। यानी कि लीज बेटा इन दोनों चीज का कॉम्बिनेशन होता है। मालिक को इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा, एक तो इकट्ठे 60 लाख ले रहा है, 1000 रुपये महीना भी ले रहा है, और रजिस्ट्री मालिक के नाम ही है, लेकिन उसने लीज लिख दी बेटा सामने वाले के नाम 99 साल की, चाहे उसकी जिंदगी 99 साल हो या ना हो, ठीक है ना। अभी यार मैं वही कर रहा हूँ बात, लेकिन ऑल्दो मेरे को अब ये मर गया ये 11th में पूछता ना यार, पढ़ते हम 11th में, है नहीं। आज हमें लगता है कि सारी बात भी पता लग जाए हमारे को। लो जी बेटा अब 60 लाख उसने ले लिए, 1000 रुपये महीना वो बेटा उससे चार्ज कर रहा है। बाबू एक बात बताओ, इस इंसान के एंगल से सोचो जिस कंपनी ने बेटा ये लैंड खरीदी नहीं लेकिन लीज पर ले ली, आपको ये तो पता लग गया होगा कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इसकी कम हो गई। यार 1 करोड़ के बदले में 60 ही तो लाख दिए, 40 लाख से फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम नहीं हो गई। तो ध्यान रखना ये दोनों फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव होते हैं, और बेटा फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव की वजह से मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। चल भाई अब पूछ जितने क्वेश्चन पूछने हैं लीज पर। कौन मर गया, मालिक मर गया या सामने वाला? सामने वाला मर गया बेटा, टेनेंट जिसको आपने बेटा लैंड दी हुई थी, 99 साल का आपने पट्टा करा, 20 साल में डेथ हो गई। बेटा उसकी फैमिली का मेंबर आया कि मेरे नाम लिख दो लीज, मालिक क्या कहेगा, लिख तो दूंगा कुछ पैसे चाहिए। जिसके नाम लिखी थी वो तो खत्म हो गया, कायदे से उसका तो कब्जा हट गया, मेरा कब्जा आ गया, कब्जा अब मेरा है, सामने वाला चला गया, ठीक है ना। और ये जमीन दोबारा सब मेरी हो गई। उसने कहा मेरे नाम लिख दो, मान लो उसके बेटे नहीं कहा लिख दूंगा, ला 10 लाख रुपए ला, और रेंट बढ़ाऊंगा अब तो बेटा एक नई लीज डीड लिखेगा मालिक सामने वाले के नाम पर। अब बेटा टोटल उस परिवार से 70 लाख खा चुका है, 60 पहले खाए, 10 बाद में खाए, और रेंट अब बढ़ाकर कर दिया 2000 रुपये महीना या 1500 जो भी उसका है। और बता, मालिक मर गया, कोई ना कोई उसका लीगल हायर होगा जो प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा, फर्दर लीज वो लिखेगा। सर ऐसा भी होता है क्या? उसकी वाइफ होगी, बच्चा होगा, कोई तो होगा खानदान में, दादा होगा, पापा होगा, कोई तो होगा, कोई ना हुआ तो ऑटोमेटिकली दिस प्रॉपर्टी विल वेस्ट टू द गवर्नमेंट। आपने पढ़ा नहीं बेटा, ठीक है ना, ये बात है, लॉ में दी गई है।
गवर्नमेंट बजट में बात करते हैं हम इसकी, मैक्रो में। ओके बेटा, बात ओके, बढ़ जाऊँ बस आगे। चलो जी बेटा, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव क्लियर। चलो, ऑल दो लीज पे तो अभी जितना मर्जी चर्चा कर लो, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया लीज पे। बेटा आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट केस स्टडी सक्षम लिमिटेड। ये पागल कहाँ से आ गया, लिमिटेड क्या, सक्षम मंगता लिख तो इसमें। हाँ लो बेटा, बात क्लियर है क्या जी? अभी बड़े नेक्स्ट केस स्टडी सब बुक में सक्षम लिमिटेड वाली है ना। चलो रिक्वायरमेंट पढ़ो। स्टेट एनी टू फैक्टर दैट मिस्टर रमाकांत वुड गिव इन हिज रिपोर्ट। बेटा ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं जो रमाकांत को अपनी रिपोर्ट में लिखने चाहिए? और बी पार्ट, स्टेट ऑल्सो स्टेट एनी वन रीजन विच मेक इट इम्पॉर्टेंट फॉर द अबव डिसीजन टू बी मेड केयरफुली। और बेटा दो वैल्यूज़ भी पूछता है, वैल्यूज़ को इग्नोर करो, नहीं आते क्वेश्चन, ए और बी की बात करते हैं। बेटा अभी मेरे को ना रिक्वायरमेंट पढ़कर कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ चल रही है बात, देखते हैं। सक्षम लिमिटेड फर्म मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल wishes to diversify their business. They were considering two options, either to diversify into manufacturing toothpaste or switches. बेटा ठीक है, कंपनी के पास, बेटा कंपनी क्या करती है, अभी तक टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, कपड़ा बनाती है जी। और कंपनी के पास अब दो नए ऑप्शन आ रहे हैं, टूथपेस्ट बनाए या स्विचेस बनाए, ठीक है ना। दे वांटेड टू इन्वेस्ट इन अ परचेज ऑफ लैंड and to set up a manufacturing unit in a backward area of गुजरात। और जैसे ही कह देता है ना बेटा, इतनी ज़्यादा सोसाइटी का भला सोचे, पक्का पता है वैल्यू पूछने वाला है। बैकवर्ड एरिया ऑफ गुजरात में फैक्ट्री लगाना चाहता है, भला सोच रहे हो आप बंदे का। विच वुड ऑल्सो लीड टू द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द एरिया, बट ओनली आफ्टर फुलफिलिंग द ऑल लीगल रिक्वायरमेंट एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप टू एंश्योर दैट द एनवायरमेंट वाज नॉट पॉल्यूटेड। अबे इतना भला सोचेगा तो वैल्यू वाला ही क्वेश्चन आएगा, और क्या आएगा, ठीक है ना। फैक्ट्री भी रूरल एरिया में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी देनी है और एनवायरमेंट भी पॉल्यूट नहीं करना, सारा तो नहीं सोचा देश के लिए बेटा। हाँ जी बाबू, खैर बाबू केस समझ में आ रहा है? वैसे काम की बात कितनी बोली, एक लैंड खरीदनी है, उसके ऊपर बेटा एक फैक्ट्री लगानी है, ठीक है ना, या तो स्विचेस या तो टूथपेस्ट। चलो जी, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंपनी मिस्टर रमाकांत वाज आस्क्ड बाय द मैनेजमेंट to prepare a report on a factor which should be considered while making the above investment decision। समझदार बच्चों को इशारा का, लास्ट स्लाइड में सब कुछ है बेटा। फाइनेंस मैनेजर ने बोला रमाकांत को, नहीं रमाकांत ही है फाइनेंस मैनेजर। बेटा फाइनेंस मैनेजर रमाकांत ने अपनी रिपोर्ट में कुछ फैक्टर लिखकर देने हैं जो अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। सर देखो मेरी तरफ देखना, ऑल्दो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ नहीं है, इट इज़ अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन बिकॉज इट रिलेट्स टू द फिक्स कैपिटल। लैंड खरीदनी है, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करनी है आपने, ठीक है ना बेटा। और कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं तीन फैक्टर, कोई दो चिपका दे, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। और बी पार्ट कहता है ऑल्सो स्टेट एनी वन रीजन विच मेक इट इम्पॉर्टेंट फॉर द अबव डिसीजन टू बी मेड केयरफुली। बेटा ये मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल वाला टॉपिक है, ऐसा एक रीजन लिखकर बता दो जिससे पता लगे बेटा इन डिसीजन को केयरफुली क्यों लेना चाहिए। याद है आपको बेटा चार बातें, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड आर इन्वॉल्व, रिस्क इन्वॉल्व और इरिवर्सिबल डिसीजन, ठीक है ना। पैसे बहुत लगते हैं, कमाई लॉन्ग रन में ही मिलती है, शॉर्ट रन में कुछ नहीं मिलती बेटा, रिस्क बहुत है, इरिवर्सिबल डिसीजन, ऐसे डिसीजन रिवर्स नहीं होते। गुजरात के गांव में लगा तो लो, नहीं चली बेटा वहीं करोड़ों दबा के आओगे, ठीक है ना जी। याद आई हुई सारी बात, तो बेटा कोई एक फैक्टर लिख देना, वैल्यूज करानी नहीं, आगे बढ़ो जी। बेटा नेक्स्ट केस स्टडी सोमनाथ लिमिटेड क्विट, रामनाथ लिमिटेड क्विट। आगे बढ़ो क्योंकि ये फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड है, मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग टॉपिक अभी कराया नहीं बेटा। नेक्स्ट केस स्टडी यही है, अ बिजनेस दैट डजंट ग्रो डाइज। एक बिजनेस जो ग्रो नहीं करता बेटा मर ही जाता है। फाइन यही होगा, देखो यही है ना। उसके बीच में क्या, व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल, चलो बता देता हूँ, ये भी बता ही देता हूँ। व्हेन इज बेटा एक बीच में क्वेश्चन है, व्हेन इज फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल। फाइनेंशियल लीवरेज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का ही दूसरा नाम होता है। कब फेवरेबल होता है, व्हेन आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट। चलो जी खत्म, बस चलो आगे बढ़ो।
बेटा अब ये केस स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अ बिजनेस दैट डजंट ग्रो डाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट की पावर एन, मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। ठीक है, आराम से रीड करेंगे। पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एडवाइज्ड बाय मिस्टर सेठ इन द अबव सिचुएशन। बेटा मुझे कंसेप्ट का नाम आइडेंटिफाई करना है। और प्यारे बच्चों, मैंने तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 6-7 कंसेप्ट पढ़ लिए। आइडेंटिफिकेशन बहुत सोच समझ के करना। फिक्स कैपिटल पढ़ा, वर्किंग कैपिटल पढ़ा, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन पढ़ा, और एक जो नहीं पढ़ा है फाइनेंशियल प्लानिंग और भी है। चलो जी, और बी पार्ट कहता है स्टेट द 4 फैक्टर अफेक्टिंग द कंसेप्ट, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो नहीं है। इसने कहा 4 फैक्टर लिखो, इन्वेस्टमेंट में तो 3 ही है बेटा। अच्छा, एक से तो बचे। State the 4 factors affecting the concept as identified in part A above, which have been discussed between Mr. Shah and Mr. Seth. ठीक है, अब मेरी तरफ देखो, पहले एक बात फिर रीड करेंगे केस। बाबू पहले कंसेप्ट का नाम, फिर 4 फैक्टर जिन्होंने अफेक्ट किया है, और बेटा ये केस में ही दिए गए हैं 4 फैक्टर, केस से ढूंढने। अब एक बात बेटा जो आपको बहुत अच्छे से सोच के चलनी है, मैंने एक दिन एक बात बोली थी जिस दिन फाइनेंसिंग डिसीजन स्टार्ट किया था उस दिन, कि कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग डिसीजन दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर भी कहता है बेटा कब डेट से पैसा लूँ, कब इक्विटी से लूँ। फाइनेंसिंग डिसीजन भी ऐसा कुछ बोलता है, लेकिन फाइनेंसिंग डिसीजन का मेन फोकस डेट इक्विटी नहीं होता। फाइनेंसिंग डिसीजन तो कहता है किस सोर्स से पैसा लूँ, वो खाली ये नहीं कहता डेट या इक्विटी, वो कहता है हाउ मच फंड शुड बी रेज्ड एंड फ्रॉम विच सोर्स। वो बस पैसा लेने की बात करता है, वो डेट इक्विटी की चर्चा ज़्यादा नहीं करता। कैपिटल स्ट्रक्चर लेकिन मिक्स ही बेटा डेट और इक्विटी का है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी पैसा लेने की बात हो और डेट इक्विटी रेशो वर्ड आए केस में, हमेशा आंसर होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, और डेट इक्विटी नहीं आए तो आंसर होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। इकलौता हिंट है बेटा, वहां पर भी बोला था, यहां पर रिपीट कर दी मैंने बात। चलो जी अब पढ़ना शुरू करो। अ बिजनेस दैट डजंट ग्रो डाइज, से मिस्टर शाह, the owner of Shah Marble Limited, with glorious 36 months of its grand success, having a capital base of 80 crores। ठीक है जी बेटा, मिस्टर शाह की स्टेटमेंट बिल्कुल ओके है। जो बिजनेस ग्रो नहीं करता खत्म हो जाता है बेटा, कहता है 36 महीने में इनकी कंपनी ने बड़ी तरक्की करी है, 80 करोड़ का कैपिटल बेस है। ठीक है जी, विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम द कंपनी कुड जनरेट कैश फ्लो which not only covered the fixed cash payment obligation but also creates sufficient buffer। आपको बता देता हूँ, ये लाइन मैंने ना एक जगह पर पढ़वाई हुई है एज इट इज। कैपिटल स्ट्रक्चर का पहला फैक्टर है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस। पता है क्या बोलता था, मेरी तरफ देखना, अगर मेरे बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन इतनी अच्छी है कि फिक्स्ड खर्चे देने के बाद 2 फिक्स्ड खर्चे और झेल सकते हो, एक इंटरेस्ट और दूसरा प्रिंसिपल, हमेशा डेट से पैसे लो। और पता है ये भी क्या बोल रहा है, कहता है कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन इतनी अच्छी है कि फिक्स खर्चे देने के बाद सफिशिएंट बफर बचता है। यानी कि बेटा मैं बता रहा हूँ, हिंट मिल गया। जिन्होंने चैप्टर ढंग से पढ़ा है ना भाई साहब, मार नहीं खा सकते इस चैप्टर में, मैंने पूरी जान लगाई हुई है। ठीक है ना, हिंट मिल चुका मुझे कि बात कैपिटल स्ट्रक्चर पे जाने वाली है बेटा, और मेरे को 4 फैक्टर ढूंढने हैं, पहला फैक्टर भी मिल चुका मुझे, मैं आपको सच बात भी बता रहा हूँ, यही है। ठीक है जी, चलो पढ़ते चलो। द कंपनी इज ऑन द ग्रोथ पाथ एंड अ न्यू ब्रीड ऑफ कंज्यूमर इज ईगर टू बाय द इटालियन मार्बल सोल्ड बाय शाह मार्बल लिमिटेड। टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड, मिस्टर शाह डिसाइडेड टू एक्सपेंड हिज बिजनेस बाय एक्वायरिंग अ माइन। This required an investment of 120 crores। बेटा कस्टमर बहुत है इटालियन मार्बल के, कंपनी कह रही है मैं तो एक्सपेंशन मोड में चलती हूँ, मेरे पास इतनी डिमांड मीट करने के लिए भी कुछ भी नहीं है। उन्होंने सोचा एक माइन खरीदते हैं। बेटा मार्बल निकलेगा तो माइन से ही ना, ठीक है ना, उनको ही तो काट काट के बेटा मार्बल बनता है। तो उन्होंने एक माइन खरीदने की सोची, 120 करोड़ लगाएंगे। ठीक है जी, पढ़ते चलो। टू सीक द एडवाइस इन दिस मैटर, he called his financial advisor Mr. Seth, who advised him about the judicious mix of equity and debt। सारी कहानी क्लियर हो गई। जैसे इसने बोला डेट इक्विटी रेशो के हिसाब से सोचेंगे, यानी कि बेटा बात चली गई कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर ए पार्ट का आंसर, बी पार्ट में पहला फैक्टर मिल गया कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कैश फ्लो ऑफ द पोजीशन ऑफ द बिजनेस।
ओके बाद बेटा पहला वेक्टर, 4 वेक्टर पूछे हुए हैं लेकिन इसने आपसे 3 और ढूंढने हैं, 3 में से एक नया है। चलो बाबू आगे बढ़ना, कहता है मिस्टर सेठ ऑल्सो सजेस्टेड हिम टू टेक लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज लो। बेटा मिस्टर सेठ जो उनका फाइनेंशियल एडवाइजर है, दैट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजर होगा, उसने बोला कि एक काम करते हैं, जो 60% डेट से पैसा लेना है ना, उससे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है। आपको पता होना चाहिए बात, फाइनेंसिंग डिसीजन में मैंने ये बात बोली हुई है। नॉर्मली डेट इज कंसीडर्ड टू बी द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्यों बेटा डेट को चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बोला जाता है? क्योंकि ये टैक्स सेव करा कर देता है। ठीक है ना बेटा? नहीं, चीपेस्ट बोलने का रीजन सिर्फ एक होता है, ड्यू टू टैक्स डिडक्शन। हमेशा ध्यान रखना, लॉ में लिखी गई है बात। डेट को चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये टैक्स में छूट दिलवाता है आपको बेटा, टैक्स सेव करा कर देता है आपका। चलो जी आगे बढ़ना प्यारे बच्चों, कहता है दो दिस विल इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क बट विल ऑल्सो रेज द रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना और हेडिंग का नाम है बेटा जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल रिस्क। अब सुनो बेटा, यहाँ पर मेरी कहानी, मेरा थोड़ा सा कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। मेरी तरफ देखना सर, मेरी तरफ देख लो बेटा। कैपिटल स्ट्रक्चर में 6 फैक्टर लिखे लेकिन फाइनेंशियल रिस्क नहीं लिखा। फाइनेंसिंग डिसीजन में भी 6 फैक्टर लिखे लेकिन फाइनेंशियल रिस्क नहीं लिखा। दोनों जगह पर हेडिंग ऐड होगी फाइनेंशियल रिस्क। इसके बाद कराता हूँ, अभी लिखोगे आप अपने पेपर में 7th हेडिंग फाइनेंशियल रिस्क। बेटा फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? बाबू देखो, कंपनी का पहले बोल रहा है 80 करोड़ का कैपिटल बेस है, लेकिन ये नहीं बताया बेटा कि 80 करोड़ में पहले कुछ डेट है कि नहीं है। मैं मान के चलता हूँ चलो नहीं भी है, आज आप 120 करोड़ में से 60% पैसा डेट से लेना चाह रहे हो, यानी कि लगभग 72 करोड़। बेटा देखो, जब आप डेट से पैसा ज़्यादा लेते चले जाते हो ना, एक रिस्क आपके ऊपर बढ़ता चला जाता है, उस रिस्क का नाम होता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क रियलिटी में क्या चीज़ है बेटा? व्हेन फर्म इज अनेबल टू मीट इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। जब बेटा कंपनी अपने फिक्स्ड खर्चे नहीं दे पाएगी, उस डर को बोलते हैं बेटा फाइनेंशियल रिस्क। और आपको पता है बेटा, डेट से पैसा लेते ही 2 फिक्स्ड खर्चे शुरू हो जाते हैं दिमाग में, टेंशन ही शुरू कि एक तो बेटा मुझे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर ब्याज देनी है, और बेटा एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद मुझे प्रिंसिपल भी वापस करना। तो बेटा जैसे ही डेट से पैसा लोगे, ध्यान रखना कुछ और बढ़े कि नहीं बढ़े, आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया। फाइनेंशियल रिस्क उस पोजीशन को बोला जाता है बेटा व्हेन फर्म इज अनेबल टू मीट इट फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। जब कंपनी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट ना दे पाए, उस सिचुएशन को बोला जाता है फाइनेंशियल रिस्क। और डेट लेने से ना ये रिस्क बढ़ता चला जाता है, जितना ज़्यादा डेट उतना ज़्यादा ये रिस्क बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है बात? कुछ कहने की बात ही नहीं बेटा। और उसने यही बोला, कहता है डेट से पैसा तो ले रहे हो, मिस्टर सेठ ने बताया डेट से पैसा तो ले रहे हो तो कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क लेकिन बढ़ेगा, एज वेल एज इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न भी बढ़ेगी। इक्विटी को फायदा होता है कि नहीं होता डेट से? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी याद कर लो सर। अभी तक क्लियर हूं मैं? फाइनेंशियल रिस्क हेडिंग 2 जगह पर फटाफट से लिख दो, एक कैपिटल स्ट्रक्चर और दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन। तब स्टार्ट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग डिसीजन। बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग डिसीजन एक जैसी तो बात है, बस वहां डेट इक्विटी होता है, वहां वो सारे सोर्सेस की बात करता है। फटाफट से बताओ, ओके है बात? अरे यार बता दो यार फटाफट से। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। बेटा केस स्टडी कॉन्टिन्यूएशन में चली जा रही है बेटा, और अभी बहुत लंबी हो गई है, 5-7 मिनट लग चुके हैं, अभी 5-7 और लगेंगे बेटा, देखते चले लो। आगे बढ़ते हैं बेटा। he also apprised him that issue of debt will not dilute the control of equity shareholder। समझदार बच्चों को इशारा काफ़ी, हेडिंग का नाम है कंट्रोल। याद है बेटा ये सब बातें बोली हुई हैं। डेट कभी कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता, ये डेट का बेटा चौथा फायदा होता था, तो मैंने समझाया हुआ है। आगे बढ़ना।
At the same time, the interest on loan is a tax deductible expense for the computation of tax liability. बेटा ये लाइन पता लग गया होगा क्या है? बेटा टैक्स सेव करा कर देते हैं ना डेट। अब मैंने कभी इसकी हेडिंग पढ़ाई कोई कैपिटल स्ट्रक्चर में? हेडिंग तो नहीं पढ़ाई, डेट के फायदे तो गिनवाए, उस फायदों में गिनवाया। हेडिंग है बेटा दोनों जगह पर, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी, फाइनेंसिंग डिसीजन में भी। टैक्स रेट लिख लो, अब इस पर चर्चा कर देता हूं। टैक्स रेट बेटा अगर मैं बता दूंगा ना चैप्टर की लेंथ 100 हेडिंग है तो वैसे ही खो जाएगा बच्चा, ठीक है ना। मुझे पता है भाई, मेरे को पता है कि पढ़ाने का एक्सपीरियंस क्या होता है और कैसे पढ़ाया जाता है ये वाला चैप्टर। चलो जी बाबू, अभी मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं टैक्स रेट पर, आप बस लास्ट लाइन पढ़कर केस खत्म करो। कहता है बेटा, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन विद मिस्टर सेठ, मिस्टर शाह डिसाइडेड टू रेज फंड फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सारी कहानी खत्म हो गई बेटा। पहला ए पार्ट का आंसर कैपिटल स्ट्रक्चर, जो 4 फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं, मेरी तरफ देखना। कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन आपने देखा तगड़ी है, फिक्स खर्चे देने के बाद बेटा सफिशिएंट बफर है, ठीक है। फिर बेटा हमने बात करी फाइनेंशियल रिस्क की कि वो बढ़ता है बेटा। फिर हमने बात करी टैक्स सेविंग और कंट्रोल की, ठीक है बेटा। टैक्स रेट पे चर्चा कर देता हूँ, 5 से 7 मिनट लगा देता हूँ। एक बात बोलना चाहता हूँ यार, मेरे को ना ये डर रहता है तुम्हारे टीचर थोड़ी बहुत ही अच्छी हरकत ना कर दे। ऑल्दो मैंने ये बात बताई हुई है टैक्स सेविंग कैसे होता है, पूरा एग्जाम्पल दिया था आपको। बेटा मैं एग्जाम्पल याद भी करा देता हूँ। इधर देखना मेरी तरफ, कंपनी को बेटा 10 लाख रुपए की जरूरत है, यानी कि टोटल फंड यूज 10 लाख, ठीक है। मैंने एक सिचुएशन में 10% डेट से पैसा लिया था, याद है आपको, और एक सिचुएशन में बेटा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। EBIT मैंने दोनों सिचुएशन में 4-4 लाख रुपए माना था, और बेटा दोनों सिचुएशन में मैंने टैक्स का रेट 30% माना था, याद है आपको। मैंने कहा था मैं दोनों सिचुएशन प्यारे बच्चों अगर बराबर भी रख दूं तब भी आंसर बराबर नहीं आएगा, यही बोला था ना बेटा, और आया भी नहीं था आंसर बराबर। 30,000 रुपये ज़्यादा आए थे डेट में। एक बार फटाफट से सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर एक बात समझाता हूँ आपको। ये डेट, ये प्रेफरेंस, बेटा दोनों सिचुएशन में EBIT है 4 लाख। सबसे पहले माइनस करेंगे टैक्सेस, सबसे पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट। बेटा डेट का इंटरेस्ट 10% देना है बेटा 10 लाख पे, यानी कि मेरे को 1 लाख देना है। प्रेफरेंस में कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है बेटा, ठीक है ना। EBT बचा बेटा 3 लाख, और बेटा यहाँ पर EBT बचा 4 लाख, कोई दिक्कत तो नहीं। टैक्सेस को माइनस कराओ बेटा, टैक्स 30%, ये रहा 30% और ये रहा 30%। बचा EAT 2,10,000 और 1,80,000, सॉरी 2,80,000। बेटा माइनस करो प्रेफरेंस डिविडेंड, यहाँ पर आपने प्रेफरेंस से पैसा लिया हुआ है 10 लाख 10% पर, यानी कि 1 लाख। बाबू EFE बचा 2,10,000 और यहाँ बचा 1,80,000। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये बात याद आई? पूरा एग्जाम्पल सेम दिया था। एक बात अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ बेटा, जिसको पल्ले बांध लो बेटा, ठीक है ना, और कभी मत भूलना, क्योंकि आपके टीचर पक्का पता मुझे यहाँ अच्छी हरकत करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको एक ही बात पता है, वो एक बात पढ़ के खुश होते रहते हैं। देखो इनडायरेक्टली आपको पता है बेटा कि अगर आप 1 लाख रुपए खर्च रहे हो, अगर डेट की वजह से आपको ब्याज 1 लाख रुपए पड़ रहा है, लेकिन बेटा 30,000 रुपए टैक्स सेव हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना बेटा। सुन लो, आपसे पूछा जाता है कंपनी को डेट की कॉस्ट क्या आई, आफ्टर टैक्सेस डेट की कॉस्ट क्या आई। सुन लो सर, वैसे तो देखो तो डेट की कॉस्ट मुझे 10% आई, लेकिन आफ्टर टैक्सेस क्या आई? मैंने 1 लाख रुपए खर्चे लेकिन 30,000 जोड़ दिए, मुझे 70,000 कॉस्ट आई। यानी कि बेटा अगर मैंने 10 लाख रुपए लिए और 70,000 कॉस्ट आई तो मुझे 7% कॉस्ट आई। ये कैसे निकला सुन लो। इसका एक दूसरा तरीका है निकालने का, मैं इतनी PhD नहीं करा रहा आपसे, रिवर्स इंजीनियरिंग है ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ। मैंने रिवर्स कैलकुलेशन करी और सोचा, कैसे सोचा सोच लो। 1 लाख रुपए खर्चा मैंने डेट से जब पैसा लिया ब्याज का, लेकिन 30,000 रुपये टैक्स बचाया। देख नहीं रहा बेटा, यहाँ 90,000 दिया, यहाँ 1,20। टैक्स सेव तो सिर्फ डेट करा के देता है और कोई नहीं करा कर देता ना। 30,000 टैक्स बचाया, 1 लाख खर्चा 30 बचाया, यानी कि 70 खर्चा। 70 खर्चा 10 लाख रुपए लेने के बाद, डेट से अगर 10 लाख लेते हो तो 70 ही खर्च हुआ, यानी कि 7%। ये रिवर्स इंजीनियरिंग है। सीधा तरीका क्या है,
बेटा कॉस्ट तो 10% आती है लेकिन डेट टैक्स सेव करा कर देता है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा कॉस्ट, फॉर्मूला होता है कॉस्ट 1 माइनस टैक्स रेट। 10% कॉस्ट आती है बेटा लेकिन टैक्स सेव हो जाता है, यानी कि बेटा सिर्फ और सिर्फ 7% कॉस्ट आती है। जब भी जो टैक्स का रेट दिया हो 1 में से माइनस कर देना, खत्म हो जाएगी कहानी। यानी कि इनडायरेक्टली आपको डेट की कॉस्ट ये आ रही होगी, सिर्फ 7% खर्च रहे हो आप, 70,000 खर्च रहे हो, ठीक है ना। सरस्वती विहार वालों जो भी है, एक आधी चीज़ आती है बस, वही बतानी है मैडम ने, ठीक है ना। और ये भी समझा नहीं पाएंगी, बस ये बता देंगी 6% 7% आएगी, बस ये फॉर्मूला बताती रहेंगी। मैंने कहा ना समझा के दिखाना है फॉर्मूला, ऐसे तरीके से समझा नहीं सकती। ओके बात, बढ़े आगे, चलो चलो ठीक है, कोई नहीं, टाइम हो गया तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। अभी पता लग रहा होगा 6 केस स्टडी हुई है, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं बेटा, बाय बाय।